मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। राज्य को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जयराम ठाकुर ने शिमला में कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मुलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने का मुख्य उद्देश्य घरेलू निर्माण, दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना और चीन पर बल्क ड्रग की निर्भरता कम करना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी और बाद में 21 जुलाई 2020 को प्रस्ताव जमा करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के फार्मा विभाग द्वारा 1000 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90% प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि की पहचान करना शुरू कर दिया और जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियां, तिब्बी, मलुवाल में 1405 एकड़ भूमि का चयन किया गया। पार्क की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है, जिसमें से सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा और इस पार्क में लगभग 8000 से 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश अपेक्षित है। लगभग 15,000 से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। गौर हो कि हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक फार्मा निर्माण इकाइयां हैं और राज्य में थोक दवा की वार्षिक मांग लगभग 30,000 से 35,000 करोड़ प्रति वर्ष है। अब इस पार्क से थोक दवा की मांग को लागत प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा, जो फार्मा निर्माण इकाइयों की उत्पादकता और परिचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा ये पार्क पूरे देश में विशेष रूप से उत्तरी भारत की एपीआई जरूरतों को भी पूरा करेगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी हमने लगातार इस विषय को उठाया और इस विषय को उठाने के पश्चात लगातार इस विषय पर उनसे बातचीत हमारी लगातार होती रहती थी और मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये सारे विषय पर बातचीत आगे बढ़ करके एक मुकाम में व्यक्तिगत रूप से उनके घर में भी गया, व्यक्तिगत रूप से उनके ऑफिस में भी गया, तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी हमारा लगातार इस संबंध में बातचीत होती रही, जो हमारे खासतौर से स्टेट के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जिन इश्यूज को हम स्टेट की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहते हैं और हमारी प्रायोरिटीज़ के हैं, तो हम उनको भी लिख करके देते रहे और उनने भी सारे विषय को लेकर के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के समक्ष हिमाचल का पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा, जिसके कारण मुझे सफलता उनको हासिल हुई है। और यहाँ तक कि मैं गृह मंत्री जी के सामने भी सारे विषय को लेकर के बातचीत की है। लगातार इस प्रयास को करने के पश्चात आखिरकार हमको उसमें सफलता मिली है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा रोज़गार के क्षेत्र में और रोज़गार के क्षेत्र के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक मॉडल होगा, जो हमको मददगार होगा। हमारे विपक्ष के लोग कई बार इस बात को लेकर के कहते थे, बात कही है 15 अगस्त को हमने अपनी बात कही है, उसमें हम कुछ फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, मदद करने की मंशा है, वो बहुत बड़ा एक नंबर है, 15,000 से के लगभग वो नंबर है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ हैं उसमें हैं, उन सारी चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं। तो वो तो आप लोगों के पास हो ना, आप भी तो सर्वे कर रहे होंगे मेरे ख्याल में आजकल। देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उस काम को छोटे लोगों से इस बार करवाएंगे। छोटे लोगों मतलब हम छोटे लोग हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो रिवाज बदलने की बात कही है हमने, तो पूरे देश भर में रिवाज बदल गया। उत्तराखंड में भी कहाँ बनती थी सरकार 5 वर्ष के बाद, रिवाज बदला तो सरकार बनी है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर सत्ता में आई है, तो रिवाज बदला है। हमारा हरियाणा का प्रदेश पड़ोस का है, 2014 में वहाँ पर
चुनाव हुआ था और 2014 में मनोहर लाल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी थी, उनके नेतृत्व में 2019 में फिर सरकार रिपीट हुई। रिवाज बदला है, पूरे देश में बदला है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। गोवा में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। तो ऐसे में सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब पूरे देश में रिवाज बदल गया है तो हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहेगा। हिमाचल भी बदलेगा रिवाज अब की बार, और हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट उनके ही क्षेत्र में आ रहा है। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कई तरह के शब्दों का वहां हमने चयन किया। मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हमने इस बात को लेकर के दृढ़ता के साथ अपना पक्ष सदैव रखा, क्योंकि हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे। जिस प्रकार से बिडिंग के प्रोसेस में हमने मेहनत की, परिश्रम किया और मेहनत करके सारी चीज़ों को प्लान किया, तो हम विश्वास के साथ कह रहे थे कि हमको मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। आखिरकार उसमें सफलता हुई। और मैं इस प्रोजेक्ट को, ये हिमाचल के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इसको राजनीति की भेंट चढ़ने नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं उन सारी बातों को अपनी ओर से शुरू नहीं करना चाह रहा हूँ जो हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं। उनको अगर वो कहीं पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनको इस सारे सिलसिले, इस सारे इसमें जवाब देंगे। करने वाला बिजली की अगर बात कहते हैं कि हमने उसमें काम करना शुरू कर दिया। हम 125 यूनिट पहले ही दे चुके हैं, और इनको इस बात को भी सोचना चाहिए, जिस दिन हमने ये अनाउंसमेंट की थी महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट और हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी। और मुफ्त नहीं, मैं इस बात को लेकर के हमने एक पर्टिकुलरली एक सेक्शन को राहत देने की बात की। राहत और मुफ्त दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो उस वक्त इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की थी, कुछ नेताओं ने, कि पूरे हिमाचल को मुफ्त कोर बना दिया। तो आज अगर इस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं, उनको उस बयान को उनको अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था और कौन उनकी बातों पर विश्वास करेगा। बेरोजगारी के लिए पीछे हमने हिमाचल प्रदेश में यात्राएं देखी हैं। अभी बेरोजगार यात्रा हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे थे, वो यात्रा कहाँ पहुंची है आजकल हमको दिख नहीं रही है कहीं भी, बीच में ही कहीं वो गुम हो गई है। और इसके अलावा जहां जिन घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं उस पर 1500 रुपये 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की बात कही, तो उनके ही एक नेता ने उस वक्त एक टिप्पणी की थी कि कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, इनकी जितनी चादर है उतना पाँव फैलाओ। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, और जिम्मेवार पार्टी होने के नाते ऐसी घोषणाएं हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस हालात में ये सारी बातें कही जा रही है, कौन कह रहा है हमें मालूम नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के कोई संभावना नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, ना देश में ना प्रदेश में, और इसके बहुत सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी तरह का हमारे एक और प्रोजेक्ट भी अभी हाल ही में पीछे कुछ वक्त पहले जो है स्वीकृत हुआ नालागढ़ में, जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क, उसकी भी स्वीकृति हुई है। वो 350 करोड़ रुपीज़ के 350 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है, और 350 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट में केंद्र की ओर से इसमें भी हमको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। लगभग 100 करोड़ रुपए की मदद इसमें केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी इंसेंटिव के रूप में। और इस प्रोजेक्ट के आने से भी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्ट्रेंथन होगा, और उसके साथ साथ में रोज़गार की संभावनाएं इसमें भी हिमाचल प्रदेश में विद्यमान होंगी नौजवानों के लिए। तो उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। ये दो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसको मुझे लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ बिंदुओं को आपके सामने हम बातचीत करके यहाँ पर चर्चा कर लें तो उचित रहेगा, ताकि सही पक्ष इसका जा सके। और इसका महत्व भी हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है, ये महत्व भी लोगों के सामने आ सके। और उसके साथ साथ में पूरे देश के लिए इन 3 पार्क का
जो एक गुजरात और एक उधर आंध्र प्रदेश में हुए, तो उनसे जो है वो क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी मैं समझता हूँ कि ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण था जो सरकार का लोगों के बीच में जाना चाहिए। और आज के इस पत्रकार वार्ता बहुत जल्दी, क्योंकि लैंड इसमें आइडेंटिफाई कर ली गई है और इसकी जो सारी DPR जो है वो इसकी बननी शुरू हो चुकी है और इसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के आगे प्रोसेस करेगी और उसके साथ साथ में फाइनल अप्रूवल जो है वो इसके साथ होती जाएगी और उसके साथ इसका सेटअप जो है वो हमारा शुरू हो जाएगा वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो क्लियरेंसेस के इश्यूज हैं कुछ थोड़े बहुत, वो जल्दी उनको हम एक्सपेडाइट करेंगे और उनको एक्सपेडाइट करने के बाद काम शुरू होना, और हमें भी जल्दी है इसमें। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाए। देखिए, इसी तरह से इसीलिए सोचा गया। पहले इस सारी चीज़ को लेकर के हमारा भी ये प्लान आया था। फर्स्ट प्लान तो यही आया था कि नालागढ़ में ही करेंगे, नालागढ़ और बद्दी के बीच में जो ज़मीन अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद हमें लगा कि एक जगह ही हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से भी, और उसके साथ दूसरा कुछ एक रिक्वायरमेंट थी, ज़मीन की रिक्वायरमेंट, ज़मीन के साथ साथ में पानी की रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें जहां आसानी से हमको उपलब्ध हो सकती थी, बेहतर ढंग से हो सकती थी, उसके लिए हमने प्लान किया कि दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। फिर ऊना का हमारा ये ऑप्शन हमारे सामने आया। और तो इस बात को लेकर के जो आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से एक जगह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बनना चाहिए। अभी तक हमारे लिए मुश्किल एक ही चीज़ की थी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पोटेंशियल मौजूद है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, लेकिन वहाँ कनेक्टिविटी का इशू रहता था। अब जैसे जैसे कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है, 4 लेन्स की हमारी कनेक्टिविटी आ रही है, आने वाले समय में एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हमारा आता है तो उससे भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आने वाले समय में रेलवे कनेक्टिविटी धीरे धीरे हिमाचल के अंदर आ रही है, उसके कारण भी बेहतर रहेगा। और उसके बाद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह ऐसा हम आने वाले समय में देख सकते हैं जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा।